इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 18वीं लोकसभा के लिए। और ईवीएम और वीवीपीएटी ये काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई हैं और अदालत में भी ये मामला पहुंच चुका है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लोकसभा के बारे में जान लीजिए। लोकसभा की बात करें तो टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले ये उम्र 21 साल रखी गई थी, फिर इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 साल कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये देखिए ईवीएम है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। यहाँ आप लोग बटन दबाते हैं ना, ये वीवीपीएटी देखने को मिलेगा। वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप लोगों को एक पर्ची दिखती है जिसे आपने वोट डाला होता है उसकी, और एक कंट्रोल यूनिट है और वो 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखती है, उसके बाद इसमें गिर जाती है नीचे। तो वीवीपीएटी मशीन आखिर है क्या? तो आप देखेंगे कि वीवीपीएटी मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ आप देखेंगे कि कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करती है। एक तरह से आपने वोट दिया है जैसे, उसका आप देखते हैं कि सत्यापन करती है। मतदाता के विवरण के साथ कागज की पर्ची को कांच की खिड़की के पीछे सत्यापन के लिए संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है और जिससे मतदाता को नीचे एक डिब्बे में जाने से पहले 7 सेकंड का समय मिलता है देखने के लिए। मतदाता को वीवीपीएटी पर्ची घर ले जाने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि इसका उपयोग 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में वोटों के सत्यापित करने के लिए किया जाता है। और इस अवधारणा का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले गए वोटों के भौतिक सत्यापन को सक्षम करते हुए मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों दोनों को उनके वोटों की सटीकता के बारे में आश्वस्त करके मतदान प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना है। और आप लोगों को बता दूं, देखिए ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये कोई नए नहीं है। जो अभी सत्ता पक्ष में आप लोग देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये पहले ईवीएम के खिलाफ बोलती थी और ईवीएम पर दोष लगाती थी, आरोप मढ़ती थी। और आप देखिए देश भर में ईवीएम के खिलाफ रैली यात्राएं निकाली थी। आज आप देखते हैं कि वो सत्ता पक्ष में है तो वो उसका पक्ष ले रही है और जो विपक्ष में है वो पार्टियां विरोध कर रही हैं। जहां जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। परिचय का कारण देखें तो आप देखिए वीवीपीएटी मशीन की अवधारणा सर्वप्रथम 2010 में ईवीएम आधारित मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग एवं राजनीतिक दलों के बीच एक बैठक के दौरान प्रस्तावित की गई थी। प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद जुलाई 2011 में लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली तथा जैसलमेर में फील्ड परीक्षण किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2013 में ईसीआई की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वीवीपीएटी को मंजूरी दी गई थी। इसके कानूनी पहलुओं की बात करें तो 2013 में चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। वीवीपीएटी का उपयोग पहली बार 2013 में नागालैंड के नौकसेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था और जिसके बाद एसीआई ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया और जिसे जून 2017 तक इसे 100% अपनाया गया। एक पॉइंट आपसे पूछ लेता है कई बार प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम में, तो याद रखिएगा। वीवीपीएटी पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शी चुनाव के लिए वीवीपीएटी को अनिवार्य कर दिया और जिससे उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारी वित्त पोषण को बाध्य किया है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें न्यूनतम 50% यादृच्छिक वीवीपीएटी पर्चियों को गिनती करने की मांग की गई थी, यानी कि मिलान करने की बात की गई थी कि 50% गिनती हो वीवीपीएटी मशीन में जो पर्चियां रहती हैं ना उसकी। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 50% वीवीपीएटी
पर्चियों की गिनती से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चिंता जताई, जिसमें चुनाव परिणाम घोषित करने में 5 से 6 दिनों का संभावित विलंब और जनशक्ति की उपलब्धता से जिससे बुनियादी ढांचे की सीमाएं शामिल हैं। अब निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर हम पर्ची गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे चुनाव रिजल्ट जो रहेंगे वो बहुत लेट हो जाएंगे। वीवीपीएटी पर्चियों के बारे में सांख्यिकीय डेटा क्या कहता है? तो प्रारंभ में निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम नियम के तहत 4125 इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का मिलान करता था। यह चुनाव आयोग 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को ईवीएम परिणामों के साथ वीवीपीएटी पर्चियों की आंतरिक ऑडिट के लिए एक नमूना आकार निर्धारित करने के लिए किए गए अनुरोध के परिणाम पर आधारित था, जो गणितीय एवं सांख्यिकी रूप से मजबूत और व्यवहारिक रूप से तथ्यपूर्ण हो। और यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की गणना के अनुसार देश भर में 479 यादृच्छिक रूप से चयनित वीवीपीएटी से पर्ची की गिनती भी 99% से अधिक सटीकता की गारंटी देगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में फैसला सुनाया कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम सटीकता और संतुष्टि के लिए ईवीएम केवल एक ईवीएम के बजाय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वीवीपीएटी मशीन पर्चियों को गिना जाना आवश्यक है। और इन 5 मतदान केंद्रों का चयन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ड्रा के माध्यम से किया जाता है। इन 5 मतदान केंद्रों का चयन संबंधित रिटर्निंग और अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों उनके एजेंटों की उपस्थिति में ड्रा द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ ECI को अब 20,625 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती करनी होगी। इससे ये ना रहे कि आप देखेंगे कि अच्छा ईवीएम में धोखाधड़ी होती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये संतुष्टि रहे लोगों को और चुनाव में भरोसा रहे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसे भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसे 28 अप्रैल 1932 को पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी वितरण विद्वान सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कोलकाता में की थी। ISI विभिन्न क्षेत्रों में योगदान और सरकारी और औद्योगिक संस्थानों के साथ सहयोग के साथ व्यापक अनुसंधान में संलग्न है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपके वीवीपीएटी की। इसकी बात कर रहा हूँ, ये मशीन आप लोग देख रहे हैं ना, ये है, यहीं स्क्रीन लगी रहती है और यहाँ आप लोग देख पाते हैं कि आपने जैसे वोट दिया है उसी को गया है या नहीं गया है। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। और ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। और देखिए ईवीएम की बात करें तो 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त SL सकधर ने ईवीएम से चुनाव का विचार रखा था। 1981 में ECIL और BEL ने ईवीएम बनाई। 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव के 50 बूथों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन से ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता खुला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग कर रही याचिका खारिज कर दी थी। और फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल हुई थी। और उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही। 2004 के आम चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम इस्तेमाल किए गए थे। और आप देखिए मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुआ था। तो ईवीएम की बात हो रही है। देखिए हर चुनाव के बाद ईवीएम चर्चा में रहती है, चुनाव के दौरान भी आप लोग देखते हैं और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं।
अभी तक तो इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इसमें गड़बड़ होने की बात आ रही हो। और देखिए, मशीन है तो मशीन पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग जब इस तरह के सवाल खड़े करने वालों को बुलाता है तो कोई जाता नहीं है चुनाव आयोग के सामने कि वो सिद्ध कर सके कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, घपलाबाजी हो सकती है। बाकी पता नहीं, ऊपर वाला जाने, या हो सकता है कि ईवीएम जाने।